क्या रिपोर्ट है? ओवर। इमरान ने कहा, आपका ताक़ुब या निगरानी नहीं हुई बॉस, मैंने मुकम्मल चेकिंग कर ली है। ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब दिया, ओके, लेकिन तुमने बहरहाल चेकिंग जारी रखनी है और जैसे ही ऐसा हो तुमने फ़ौरन मुझे इत्तला देनी है। ओवर। यस बॉस। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे वापस जेब में डाल लिया। टाइगर भी उन सब के हमरा आया था, लेकिन इमरान ने टाइगर के बारे में किसी को कुछ ना बताया। उसने टाइगर को मेकअप में उन सब से दूर रहने का कहा और उसने अपनी और अपने साथियों की निगरानी का काम उसके ज़िम्मे लगाया था, क्योंकि इमरान को खदशा था इस काम से उनकी एक्रीमिया आमद ज़्यादा देर छुपी नहीं रह सकती। लाजमन उन्होंने उनकी चेकिंग का कोई ना कोई इंतज़ाम कर लिया होगा, क्योंकि बहरहाल इस काम के वसाइल लामहदूद थे और वो यहाँ ऐसे कमरे भी नस्ब कर सकते थे जिनकी मदद से वो मेकअप के बावजूद उन्हें पहचान लें। इसलिए उसने ये इंतज़ाम किया ताकि वो गफलत में मार ना खा जाएं। डिप्रेशन और उदासी के मुजाहरे से वाकई इसका मकसद यही था कि इसके साथी उसे अकेला छोड़ दे ताकि वो टाइगर से रिपोर्ट ले सके, और वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके साथियों को टाइगर के बारे में मालूम हो सके, वरना वो लाशौरी तौर पर दूसरा अंदाज अपना सकते थे। उसे यकीन था कि जैसे ही अस्काम एजेंसी को उनकी एक्रीमिया आमद का इल्म होगा वो पूरी कुव्वत से उनके मुकाबिल आएगी, इसलिए वो हर लिहाज से मुहतात रहना चाहता था। ट्रांसमीटर जेब में डालकर उसने फ़ोन कॉल रिसीवर उठाया। फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ सफ़ेद बटन प्रेस करके उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फ्लैग क्लब राब्ता कायम होते ही एक भारी और क्रहत आवाज़ सुनाई दी। मार्कम से बात कराओ, मैं पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओह अच्छा, होल्ड ऑन करे। दूसरी तरफ से कहा गया। इमरान समझ गया कि ये कोई मुकामी गुंडा होगा जिसकी बात करने का अंदाज ही ऐसा था, क्योंकि फ्लैग क्लब बैक्रीमिया का सबसे बदनाम क्लब था और मार्कम उस क्लब का मैनेजर था। मार्कम पहले एक्रीमा की किसी सरकारी एजेंसी में एजेंट था, लेकिन फिर किसी वजह से उसे एजेंसी से फारिग कर दिया गया तो उसने जुराइम की राह इख्तियार कर ली, और अब वो नाराज की जुराइम की दुनिया का खासा मारूफ नाम था, और शायद इसी वजह से वो फ्लैग क्लब का मैनेजर भी था। इमरान से उसकी उस दौर से दोस्ती थी जब वो एजेंसी में था, और वक्तन फ़वक्तन उनकी फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। अगर कभी नाराग में इमरान को फुर्सत मिल जाती तो वो मार्कम से ज़रूर मिलता था, और मार्कम भी उसकी दिल से इज्जत करता था। हेलो, मार्कम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद मार्कम की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ओह, प्रिंस ऑफ ढम्प, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। नाराग से ही बात हो रही है, तुमसे एक काम है। इमरान ने कहा। ओ ज़रूर, तुम्हारा काम करना तो मेरे लिए बाइसे फ़ख्र होगा। मार्कम ने जवाब दिया। एक रिहाइशगाह, 2 कारें और कुछ ज़रूरी असलहा वगैरह चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि इस बारे में तुम्हारे अलावा और किसी को इल्म ना होने पाए। इमरान ने कहा। बेफिक्र रहो प्रिंस, मार्कम अपनी जिम्मेदारी को समझता है। पता नोट करो, रॉबर्ट कॉलोनी, कोठी नंबर 18 ए ब्लॉक। वहाँ आपको आपके मतलब की सब चीज़ें मिल जाएंगी। कोठी पर नंबरों वाला ताला मौजूद है, ताले का नंबर नोट कर लो। मार्कम ने जवाब दिया और साथ ही उसे लॉक नंबर बता दिया। ओके शुक्रिया, फिर बात होगी, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो अगर चाहता तो यहाँ मौजूद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट पाल मैक की मदद से भी रिहाइशगाह वगैरह हासिल कर सकता था, लेकिन उसे चूँकि मालूम था कि एक्रीमिया की टॉप एजेंसियाँ उनकी तलाश में होंगी और हो सकता है कि पाल मैक उनकी नज़रों में हो, इसलिए उसने जानबूझकर पाल मैक से रब्ता ना किया। और मार्कम से इसने रिहाइशगाह इसलिए हासिल की कि उसे यकीन था कि टॉप एजेंसियाँ आम गुंडों और बदमाशों तक ना पहुँच सकेंगी। इस तरह वो हर लिहाज से महफूज रहेंगे। अभी इमरान होटल से निकलने का सोच ही रहा था कि उसकी जेब में मौजूद ट्रांसमीटर से टूटू की मखसूस आवाज़ निकलना शुरू हो गई। इमरान ने चौंक कर जेब से ट्रांसमीटर निकाल लिया। हेलो हेलो, टाइगर कॉलिंग ओवर। इमरान ने बटन प्रेस किया तो दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ आना शुरू हो गई। इमरान, अटेंडिंग यू ओवर बॉस, इर्द गिर्द के इलाकों की चेकिंग की जा रही है। स्पेशल चेकर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जहां आप मौजूद हैं वहां भी एक टीम आई है, उनके पास TSS है जिनसे हर किस्म के मेकअप फौरी चेक किए जा सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ से निकलना होगा। ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, तुम भी खिसक जाओ और सुनो, ट्रांसमीटर ऑन रखना, मैं किसी भी वक्त तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म किया। फिर उसने उसी ट्रांसमीटर के ज़रिए चंद बटन प्रेस करके उस पर जनरल फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की। फिर उसने कमरों में मौजूद मेंबरान को एक साथ कॉल देना शुरू कर दी। यस, जूलिया की स्पार्ट आवाज़ सुनाई दी। खतरा सर पर आ गया है, मैं निकल रहा हूँ। तुम सब भी वक्फे से जहाँ से निकलोगे होटल का वक्फी रास्ता इख्तियार करना, और एक पता नोट कर लो, मैं तुम्हें उसी पते पर मिलूँगा, इमरान ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, और मार्कम का बताया हुआ एड्रेस उन्हें नोट करा दिया। फिर राब्ता ख़त्म करके वो उठा और उसने तेज़ी से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसने सामान समेट कर एक सफरी बैग में डाला और फिर वो तेज़ी से उकबी खिड़की की तरफ लिपका। उकबी खिड़की की तरफ एक जीना था जो रेलिंग की तरफ खुलता चला जाता था। ये जीना इमरजेंसी के लिए था। दूसरी तरफ सड़क खाली थी जहाँ बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे।
इसलिए उस सड़क की तरफ सिवाय कचरा उठाने के लिए आने वाली गाड़ियों की और कोई ना आता था। यदि ना उस खिड़की के नीचे एक बड़े से जंगले के साथ बनाया गया और खिड़की का साइज़ इतना बड़ा रखा गया कि इमरजेंसी की सूरत में वहाँ से आसानी से निकला जा सके। फौलादी सीढ़ियों के साथ रेलिंग लगी हुई थी जिसे ऊपर से ही खोलकर नीचे लटकाया जा सकता था। नीचे से ऊपर कोई नहीं आ सकता था। इमरान तेज़ी से खिड़की से निकलकर जंगले में आया। फिर उसने पैर मारकर जीने का लॉक खोला तो जीना तेज़ी से नीचे की तरफ सिरकता चला गया। इमरान तेज़ी से जीने से उतरता चला गया। फिर थोड़ी ही देर में वो ड्रमों की आड़ लेता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। सामने मौजूद एक छोटी सी सड़क क्रॉस करके वो मेन रोड की तरफ आया। फिर वो फुटपाथ पर रुके बगैर आगे बढ़ता चला गया। 2-3 सड़कें मुड़ने के बाद उसने सड़क के किनारे खड़ी एक टैक्सी हायर की और उसमें बैठ गया। रॉबर्ट कॉलोनी, इमरान ने कहा तो ड्राइवर ने असबात में सर हिला दिया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। टैक्सी तेज़ी से नाराग की बारोनक सड़क पर दौड़ना शुरू हो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद टैक्सी एक नई और जदीद कॉलोनी में दाखिल हुई तो इमरान ने एक प्लाजा के पास टैक्सी रुकवाई और फिर उसने टैक्सी ड्राइवर को मीटर दिखाकर किराया अदा किया और टैक्सी से उतर आया। वो प्लाजा में दाखिल हुआ। फिर प्लाजा के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ उकबी दरवाजे से बाहर निकल आया। उसने पैदल ही उसे ब्लॉक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ए ब्लॉक ज़्यादा दूर ना था। इमरान मुख्तलिफ गलियों और बाजारों से गुजरता हुआ ए ब्लॉक में आया और फिर वो ब्राउन रंग की कोठी के गेट पर लिखा नंबर देखकर उसकी और बड़ा गेट बंद था और साइड दीवार पर कोठी का नंबर 18 लिखा हुआ था। इमरान गेट के पास पहुंचकर रुक गया। गेट पर नंबरों वाला ताला था। उसने मार्कम का बताया हुआ कोड एडजस्ट करके लॉक की साइड का बटन प्रेस किया तो कटा की आवाज़ के साथ लॉक खुल गया। इमरान ने गेट खोला। फिर वो इत्मीनान भरे अंदाज में कोठी में दाखिल हो गया। कोठी फर्निश थी और पोर्च में 2 जदीद मॉडल की कारें खड़ी थी। कारों को देखकर इमरान की आंखों में चमक आ गई क्योंकि ये कारें डबल सिलेंडर्स की थी जो सड़कों पर रेसिंग कारों की तरह दौड़ सकती थी। इमरान ने कोठी का मुकम्मल जायज़ा लिया। फिर वो इत्मीनान भरे अंदाज में कमरे में आ गया। तकरीबन 2 घंटों के बाद एक एक करके उसके सारे साथी वहां पहुंच गए। ये रिहाइशगाह तुमने कहाँ से हासिल की? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। ये रिहाइशगाह शादी से पहले रिहाइशगाह का ही इंतज़ाम करना पड़ता है, वरना दुल्हन कहती है कि मेरा अपना घर कहाँ है जहाँ मैं आराम और सुकून से रह सकूँ। और देख लो, यहाँ आते ही मैंने तुम्हारी पहली ख्वाहिश तुम्हारी ज़ुबान से निकलने से पहले ही पूरी कर दी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सब मुस्कुरा दिए। मैंने तुमसे कुछ और पूछा है, जूलिया ने मुँह बनाकर कहा। कुछ और का जवाब मेरे पास नहीं, इसलिए कुछ और की बजाय इसी जवाब से काम चला लो। तो तुम बताना नहीं चाहते? जहाँ पाकिस्तानी फॉरेन एजेंट पाल मैक मौजूद है, शायद इमरान साहब ने उससे ये रिहाइशगाह हासिल की है। सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। नहीं, इमरान साहब जानते हैं कि यहाँ मौजूद फॉरेन एजेंटों की निगरानी की जा सकती है। ऐसी सूरत में ऐसी रिहाइशगाहें हमारे लिए खतरे का बायस बन सकती हैं। इमरान साहब ने ये रिहाइशगाह यकीनन किसी पुराने जानने वाले से हासिल की होगी और तुम जानते हो कि इमरान साहब के पुराने जानने वाले हर जगह मौजूद होते हैं, कैप्टन शील ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान ने बेएहतियात अपने सर पर हाथ रख लिया। एक नकाबपोश चूहे को तो मैं पाकिस्तान छोड़ आया हूँ जिसे चीफ कहते हैं। दूसरा चूहा यहाँ आ गया जो हर वक्त मेरे ही कान कुतरने के चक्रों में रहता है। इमरान ने कहा तो वो सब बेएहतियात हंस पड़े। तो कैप्टन शील का ख्याल दुरुस्त है, तुमने ये रिहाइशगाह अपने किसी दोस्त से हासिल की? जूलिया ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। ऐसी बात नहीं इमरान साहब, मैंने एक नॉर्मल सी बात की है। आपने ही बताया था कि इस बार हमारा मुकाबला एक्रीमिया की सबसे बड़ी और इंतहाई फ़ाल एजेंसी से है और इस एजेंसी ने हमारी राह में रोड़े अटकाने के लिए बहुत कुछ करना है। तो पहला रोड़ा तो यही अटकता है कि अगर उन्हें हमारी आमद का इल्म हो तो वो सबसे पहले फ़ॉरेन एजेंटों पर नज़र रख सकें, उनकी कॉल टेप कर सकें ताकि आप उनसे रब्ता करें तो वो आपके खिलाफ हरकत में आ सके। कैप्टन शील ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तुमने जनरल फ्रिक्वेंसी पर खतरे की कॉल दी थी, उसका क्या मतलब था? जूलिया ने पूछा। होटल में चेकिंग टीम पहुंची थी जिनके पास इंतहाई जदीद किस्म के आलात थे, जिनमें एक आला TSS भी मौजूद था। अगर वो साले का इस्तेमाल करते तो हर तरफ तेज़ शुआएं फैल जाती और हमारे मेकअप आसानी से चेक हो जाते, इसलिए मैंने वहाँ से निकलते हुए तुम सबको भी निकलने का कहा था। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन तुम तो कमरे में ही मौजूद थे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि होटल में चेकिंग टीम दाखिल हुई और उनके पास जदीद साइंसी आलात हैं? जूलिया ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। मैंने अपनी और तुम सब की निगरानी के लिए एक आदमी को हायर किया हुआ है, उसी ने मुझे रिपोर्ट दी। इमरान ने कहा। उसका नाम क्या है जो हमारी निगरानी पर मामूर है? जूलिया ने इसी अंदाज में कहा। मिस्टर टम्बकटू, इमरान ने जवाब दिया। तो सब बेएहतियात हंस पड़े। ये नाम तो अमूमन फॉरेन मिशन के दौरान आप इस्तेमाल करते हैं। इस बार नया मिस्टर टम्बकटू कहाँ से आ गया? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, पूरी दुनिया में तुम्हारा ही नाम सफदर है? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। तो सफदर एक तवील सांस लेकर रह गया। वो समझ गया कि इमरान इस वक्त उन्हें कुछ बताने के मूड में नहीं।
तुम सब बातें करो, मैं और सालिया जाकर किचन दिखाती हैं और लगे हाथों काफ़ी भी बना लाती हैं, जूलिया ने कहा। तो सालिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों कमरे से निकलती चली गईं। उस लम्हे अचानक इमरान बुरी तरह उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत लहराई। क्या हुआ? धमाका! जल्दी करो, सांस रोको, जल्दी! इमरान ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए तेज लहजे में कहा और फौरन सांस रोक लिया। उस लम्हे कमरे में तेज रोशनी सी चमकी और उसके साथ ही इमरान को यूं महसूस हुआ ये जैसे ये रोशनी उसके दिमाग में चमकी हो, क्योंकि रोशनी एक लम्हे के लिए उसे दिखाई दी और उसके साथ ही उसे अपना दिमाग सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। साथ ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म बेजान हो गया हो और फिर वो गिरता चला गया। इमरान की आंखें एक झटके से खुली और उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन को झटका सा लगा, क्योंकि उसका पूरा जिस्म मामूली सी हरकत भी ना कर पा रहा था। उसके साथ ही उसका शौर पूरी तरह बेदार हुआ। तो उसके जहन में बेहोश होने से पहले का मंजर किसी फिल्मी मंजर की तरह घूम गया। वो अपने साथियों के हमरा होटल से मार्कम से मिलने वाली रिहायशगाह रॉबर्ट कॉलोनी में शिफ्ट हो गया। वहाँ वाकई उसके मतलब की सब चीज़ें मौजूद थीं। फिर वो सब भी सीटिंग रूम में बैठे आइंदा का लाहा अमल तय कर रहे थे और जूलिया और सालिया के साथ किचन में काफ़ी बनाने गई कि कमरा अचानक तेज़ रोशनी से भर गया। ये रोशनी साइड खिड़की से अंदर दाखिल होती दिखाई दी और उसके साथ ही इमरान का जहन यकलह तारीख हो गया और अब उसे जहाँ होश आया उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहिस्सो हरकत हो चुका था। अलबत्ता गर्दन से ऊपर उसका सर पूरी तरह हरकत कर रहा था। इमरान ने गर्दन घुमाई तो दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा, क्योंकि उसके साथ ही कुर्सियों पर रार्स में जकड़े हुए इसके सारे साथी मौजूद थे, लेकिन वो सब अपने असल चेहरों में थे। ओह, इसका मतलब है कि हमें चेक कर लिया गया है, इमरान ने एक तवील सांस लेकर बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने कुर्सियों के रार्स को चेक करना शुरू कर दिया। फिर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। कुर्सियाँ हुसूसी साख की थी और उन कुर्सियों के रार्स सिंगल नहीं बल्कि डबल थे। हाँ, ये लोग हमसे ज़रूरत से ज़्यादा ही हाइफ मालूम हो रहे हैं। उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, इसलिए उन्होंने हमें डबल रार्स वाली कुर्सियों पर जकड़ा है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। जिसम बेहिस्सो हरकत होने की वजह से जाहिर है वो इन रार्स को सिर्फ देख ही सकता था। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक क्रीमी नौजवान अंदर दाखिल हुआ। वो इमरान को होश में देखकर बेएहतियात चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, जबकि उसने हाथ में एक सिरिंज पकड़ी हुई थी जिसकी सुई पर केप चढ़ी हुई थी और उस सिरिंज में सुरख रंग का महलूल भरा हुआ नजर आ रहा था। क्या मतलब? तुम्हें होश आ गया? ये कैसे मुमकिन है? उस नौजवान ने इमरान को होश में देखकर ठिठकते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बस ये समझ लो कि बेहोश होने के बाद एक लतीफ़ सा महलूल कुदरती तौर पर मेरे जिस्म में खुद ब खुद पैदा हो जाता है, जो मुझे हर किस्म की गैस और बेहोश कर देने वाली रेजिस के असर से निजात दिलाकर होश में ले आता है, इसलिए मैं होश में आ गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम आम आदमी नहीं जो बगैर एंटीसेल्कम लिए तुम्हें होश आ गया। नाम क्या है तुम्हारा? अरे इतना भी हैरान होने की ज़रूरत नहीं। मैं जब अपनी डिग्रियों समेत अपना तारुफ कराऊंगा तो तुम्हारी सारी हैरत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि हम बेचारे किसकी कैद में हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए दोस्ताना लहजे में कहा। तुम एक्रीमिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी ब्लैक टावर की कैद में हो और अभी चीफ यहाँ आ रहा है, इसलिए तुम्हें होश में लाने का मुझे हुक्म दिया गया था, नौजवान ने कहा और उसके साथ उसने सुई पर मौजूद कैप हटाई और सुई इमरान के साथ बैठे हुए सफदर के बाजू में उतार दी। जबकि ब्लैक टावर का नाम सुनकर इमरान चौंक पड़ा और उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ब्लैक टावर तो बहुत वसी तंजीम है, हम उसके किस सेक्शन की कैद में है? तुम कैसे जानते हो ब्लैक टावर और उसके सेक्शंस को? नौजवान ने सुई सफदर के बाजू से बाहर खींचते हुए कहा। जिस ज़माने में ब्लैक टावर का चीफ जेमसन था, उस ज़माने में मेरे इस एजेंसी से काफ़ी गहरे ताल्लुकात थे। फिर जेमसन एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गया तो ताल्लुकात भी ख़त्म हो गए। उसके बाद न जाने कैसे ब्लैक टावर का चीफ बनाया गया, मेरे पास उसके बारे में कोई मालूमात नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जेमसन, ओ ये तो 10 साल पुरानी बात है। बहरहाल तुम इसी तंजीम के स्पेशल मॉर्गन सेक्शन की तहवील में हो, नौजवान ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने पूछा। हैरी, नौजवान ने जवाब दिया। मैं स्पेशल सेक्शन के कई ठिकानों के नामों से वाकिफ़ हूँ, जैसे S133 वाइट ब्लैक, स्टॉक पॉइंट, 9F पॉइंट और 00 पॉइंट। ये कौन सा ठिकाना है और यहाँ का इंचार्ज कौन है? इमरान ने कहा तो नौजवान के चेहरे पर वाकई हैरत के तासुरात लहराने लगे। ये SS ठिकाना है और जहाँ का इंचार्ज बॉस रोडो है, नौजवान ने अब कैप्टन शकील के बाजू में इंजेक्शन लगाते हुए कहा तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। ये जिस्म को मुकम्मल तौर पर बेहिस करने वाला इंजेक्शन भी तो तुमने ही हमें लगाया होगा। हाँ, ये बॉस रोडो का हुक्म था, हैरी ने जवाब दिया। जाहिर है बॉस के हुक्म पर ही ऐसा किया जा सकता है, इमरान ने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा तो हैरी बेएहतियात चौंक पड़ा। बहरहाल अब सवालो जवाब खत्म, मैं जहाँ इंजेक्शन लगाने के लिए आया था और बस, हैरी ने जवाब देते हुए कहा। ओ ठीक है, इमरान ने कहा और हैरी बेएहतियात हंस पड़ा। गुड, हैरी ने जवाब दिया। तुम अच्छे आदमी हो हैरी, इसलिए अगर हो सके तो एक गिलास पानी मुझे पिला दो, मुझे इंतहाई शदीद प्यास महसूस हो रही है, इमरान ने कहा।
ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, मैं पिला देता हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरी तुमसे कोई दुश्मनी तो नहीं, हैरी ने कहा और उसने सुई पर कैप दोबारा चढ़ाई। फिर उसने सिरिंज एक तरफ रखी हुई टोकरी में फेंक दी और अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली, उसमें से पानी की भरी हुई बोतल उठाकर वो वापस पलटा और इमरान के करीब पहुंचकर उसने पानी की बोतल का ढक्कन हटाया और बोतल इमरान के मुंह से लगा दी। इमरान इस तरह गटागट पानी पीने लगा जैसे वो सदियों से प्यासा हो। बहुत शुक्रिया हैरी, तुम वाकई अच्छे इंसान हो, तुम्हारा ये एहसान बहरहाल मैं याद रखूंगा, वो भी इस सूरत में अगर तुम जिंदा रहे, हैरी ने मुस्कुराकर कहा और पानी की खाली बोतल भी उसने टोकरी में फेंक दी। इस टोकरी में पहले उसने सिरिंज फेंकी थी और फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद सफदर होश में आ गया, फिर बारी बारी सभी होश में आते चले गए। जाहिर है होश में आने के बाद उन्होंने वही कुछ कहना था जो ऐसे मौक़ों पर कहा जाता है, और इमरान ने उन्हें बताया कि वो एक्रीमा की सरकारी एजेंसी ब्लैक टावर के स्पेशल सेक्शन, जिसे मॉर्गन स्पेशल सेक्शन कहा जाता है, की कैद में है और अभी चीफ यहाँ आने वाला है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे जिस्मों को क्यों इस तरह से बेहिस्सो हरकत कर दिया गया है जबकि हम डार्स वाली कुर्सियों पर जकड़े हुए हैं, सफदर ने कहा। उन्हें इस बात का पता है कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान हो और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अब इस कदर खतरनाक हो चुकी है कि एक्रीमे में शायद माओ ने अपने बच्चों को तुम लोगों के डर से सुलाने के लिए तुम्हारे नाम लेना शुरू कर दिए हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सब बेइख्तियार हंस पड़े। फिर उससे पहले कि मजीद कोई और बात होती, दरवाज़ा खुला और वही हैरी अंदर दाखिल हुआ। उसने दोनों हाथों में प्लास्टिक की 2 कुर्सियां उठाई हुई थी। उसने दोनों कुर्सियां उसके सामने कुछ फासले पर रख दी। अरे हैरी, क्या ये सेक्शन इस कदर गरीब है कि बेचारा मॉर्गन तुम्हारे अलावा दूसरे किसी आदमी को तनहा देने के काबिल नहीं? इमरान ने कहा तो हैरी बेइख्तियार हंस पड़ा। ऐसी बात नहीं, ये खसूसी पॉइंट है और यहाँ सिर्फ मैं और बॉस रोडो होते हैं। हैरी ने हंसते हुए बोला और एक बार फिर मुड़कर बाहर चला गया। उस लम्हे इमरान को अपने जिस्म में हरकत का एहसास होने लगा तो वो बेइख्तियार हंस पड़ा। उसने उसी लिए पानी पिया था क्योंकि उसे मालूम था कि जिस रेत से उसे बेहोश किया गया था उसका असर ख़त्म हो गया है और बेहिसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का एक तोड़ पानी भी है। फिर चंद लम्हों बाद जब इमरान के जिस्म में बाकायदा हरकत आ गई तो उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई।